बेबी डीडी की इस प्रेम कहानी के पलीता लग जाने से मैं भी उतना ही विक्षुब्ध हूं जितना सुखांत विश्वासी पाठक वृंद। विक्षुब्ध ही नहीं, क्रुद्ध भी। मेरा वश चले तो मैं इन अशक्त हाथों से अभी 2 झापड़ नायक के मारा हूं। मैं उससे कहूं कि जब तेरे एक प्रिय आंग्ल कवि के शब्दों में प्रेम एक छोटे से कमरे को सर्वत्र का पर्याय बना सकता है, तब तुझे नायिका की ये बात क्यों समझ नहीं आती कि उसी में तेरा अमेरिका, तेरा नया खोजा देश है, और जिससे ये नायिका तुझे बांध लेना चाहती है मारकांठ लगाकर। वही तो स्वाधीनता की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि परसी हुई थाली को ठुकरा जाने से बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। इसे खा, रोक ले उस हाथ को जो चादर खींचने बढ़ा है। शायद खाकर तू इतना तंद्रिल हो जाए कि फिर पूछे कि दिल्ली की इस गली को छोड़कर जाने के लिए कौन सिरफिरा कह रहा था। अगर तू प्यार को आध्यात्मिक मानने का आग्रह कर रहा हो इस क्षण, तो सुकवियों के साक्ष्य से ये जान कि आत्मा जिस प्रेम रहस्य की वाचिका है वो काया की पोथी में ही लिखा है। इसे बाँच। किंतु जो अपनी जीन से मंस के कहने पर नहीं मान रहा है, वो हमारे आप के कहने पर क्यों मानेगा भला? और मान भी जाए तो क्या होगा? डीडी और बेबी के विवाह की परिणति सुखद मौन में हो या दुखद मौन में, मौन तो मौन ही रहेगा ना। क्या हम कल्पना करें कि एक बौद्धिक कलाकार आदि डीडी है जो 50 बार अपनी सुंदर किंतु सिर चढ़ी जिद्दी पत्नी बेबी से झगड़ चुका है, जिसे दुख है कि इस विवाह ने मेरे कलाकार की हत्या कर दी है, जिसे एक और कोई समझाती है कि तुम तो जीनियस थे हो, पर क्या किया जाए, दुर्भाग्य। क्या हम कल्पना करें कि उपरोक्त विशेषणों से विभूषित डीडी उपरोक्त विशेषणों से विभूषित बेबी के साथ विस्मयकारी समंजन में सहजीवन में पड़ा हुआ है, और हम आप तमाम अन्य यही पूछ रहे हैं, सच कैसे पड़ा हुआ होगा ये? सच कैसे पड़ी हुई होगी ये इस उबाऊ नरक में? जाने कितने शरद साथ साथ देखते सुनते जीते हुए ये जो 2 भाई बहन से अगड़म मगड़म जुड़वा से हैं, क्या ये प्रेमी हैं? ये श्रीमती मैत्रेयी तिवारी, जो आप तो जानते ही हैं भाई साहब कितने भोले हैं तिवारी, से शुरू होने वाली बातें थोड़ी खीर तो और लीजिए ना, जैसी बातों के साथ कहती रहती हैं। ये श्री डीडी तिवारी, जो वो तो मेरी वाइफ ने चेता दिया वक्त से, जैसी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी समझे साहब, और कुछ नहीं, संस्कृत की मुद्रा हिंदी में बदलवा लेने वाले व्यापारी थे, जैसी बातों के साथ कहते रहते। ये प्रेमी है, इससे अधिक उबाऊ जोड़ा हमने तो देखा नहीं, ऐसा कहते हैं लोग बाग। अगर यही आदर्श प्रेमी युगल है तो शास्त्री शास्त्राणी का जोड़ा क्या बुरा था? आपका आग्रह हो तो मैं बेबी डीडी का उच्चतर परिवेश में प्रस्थापन करके कहूं कि बेबी, यू नो व्हाट अ सिंपल सोल दिस डियर हस्बैंड ऑफ माइन इज, जैसी बातें टेक सम मोर पुडिंग्स डू के साथ कहती रहती है। डीडी, my wife has this very sensitive antenna, and she catches these fine nuances much earlier and better than I do. जैसी बातें, well, frankly, Eliot is the most overrated poet in English. All this hoopla for a chappie who hasn't written a single original line. जैसी बातों के साथ कहता रहता है। तो ये जोड़ा आपको केवल बिग बोर ही नहीं, स्मग भी नजर आएगा। प्रत्येक स्थिति में ये जोड़ा दुकेलेपन के क्षणों में आत्मघाती अथवा आत्ममुक्त मौन का भागीदार बना हुआ दिखाई देगा हमें। अगर प्यार गूंगा और खुन्ना ही होता हो तो फिर उस पुस्तक मुखी के लिए शास्त्री जी के प्रेम पर महाकाव्य क्यों न लिखें हम? मैं समझता हूं कि यहां सुधीजन आपत्ति कर सकते हैं, अगर उनका धैर्य पहले ही आपत्ति न कर चुका हो, कि क्या डीडी और बेबी के जोड़े को 2 सुरुचिपूर्ण सहयोगी मित्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता?
डीडी रसोई में बेबी की मदद करता है, बहुत उत्साह दिखाता है ये जानने में कि बुनाई का ये नमूना तुमने कहाँ से लिया। बेबी कलात्मक दुनिया में डीडी की मदद करती है, बहुत उत्साह दिखाती है ये जानने में कि नामवर ने अज्ञेय के बारे में क्या कह दिया। लेकिन पति पत्नी लिमिटेड के योग्य साझीदारों के रूप में डीडी बेबी की कल्पना भी प्रेम पुजारियों को क्या, सामान्य पति पत्नियों तक को आकर्षक नहीं मालूम होगी। एक शास्त्रीय सी आपत्ति और भी है। जो प्रेमी रह चुके हैं, क्या वे साझीदार मित्र बन सकते हैं? क्या प्रेम का स्वर मंद्र कर मैत्री सप्तक में लाया जा सकता है? यद्यपि इस क्षेत्र में मेरा निजी अनुभव शून्य और परोक्ष अनुभव नगण्य है, तथापि मैं ये सोचता हूं कि प्रेम घृणा का रूप भले ही ले ले, उसे मैत्री में परिवर्तित करना असंभव होगा। मैं नायक को चादर खींचने से रोक नहीं पाया। न रोक पाने का अफसोस करना भी कुल मिलाकर बहुत युक्तिसंगत जान नहीं पड़ता। मैं उस विद्वान से सहमत होना चाहता हूं जिसने प्रेम को खसरे जैसा रोग ठहराया है कि जितनी कम उम्र में हो हुआ जाए उतना अच्छा। सुधीजन संतोष कर सकते हैं कि डीडी बेबी यौवन की देहरी पर ही इससे निपट लिए। कथा साहित्य में कुछ ऐसा भी आग्रह रहा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए कौन कितना दोषी है, इसका निर्देश संकेत रूप में कर दिया जाए। हर कहानी मैं, तू और वे की कहानी होती है, और इधर ये अच्छा समझा जाने लगा है कि मुख्य रूप से वे को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि मैं और तू अंततः इसी वे की उपज हैं, इसी के प्रवक्ता और प्रतिरूप हैं। सुधीजनों को अपेक्षा होगी कि इस वे के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार करते हुए समाजशास्त्र, इतिहास, आनुवंशिकी, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी, नृतत्व, जीव रसायन, अर्थशास्त्र, कण भौतिकी आदि सभी विधाओं का उपयोग किया जाए। ऐसा संकेत मिलता है कि जो मनुष्य अज्ञान के युग में केवल 12 राशियों और 7 ग्रहों से बंधा हुआ था, ज्ञान के इस युग में असंख्य चीजों से बंधा हुआ मान लिया गया है। अतएव डीडी और बेबी में से कौन कितना दोषी है, इस चादर के खींच जाने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए हमें असंख्य ऊपरी तौर से असंबद्ध होने वाले तथ्यों का विचार करना होगा। उदाहरण के लिए हमें देखना पड़ सकता है कि विवेकानंद के विदेश जाकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने और लौटकर भारतीयों को अपने बिलों से बाहर निकालने के लिए ललकारने का इस कथानक से क्या संबंध है। मालवीय जी का एक मलेच्छ कन्या को वेद पढ़ाने का गोलमोल आदेश प्रस्तुत गोलमाल के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, और स्वयं मालवीय जी द्वारा गोलमोल आदेश दिए जाने के लिए कौन वे उत्तरदायी हैं। अगर डॉक्टर भगवान दास असेंबली में मनुस्मृति पर भाषण करने के लिए वाराणसी ब्राह्मणों को इतना मुंह न लगाते तो क्या ये चादर नहीं खींची जाती। शास्त्री जी के बाल सखा जयशंकर प्रसाद का कामायनी लिखना इस मुख्य घटना के लिए किस हद तक जिम्मेदार है। इन्हीं प्रसाद जी से बेनियाबाग में सैर के समय मिलते रहने के बावजूद प्रेमचंद जी ने गोदान लिखकर इस तरह चादर खींच जाने की संभावना को कितना प्रशस्त किया। इस घटना का ऊंचे कुमाऊनी ब्राह्मणों की सूक्ष्म ऊंच नीच से, स्ट्रेटिफिकेशन से क्या संबंध है। गांधी जी के कब्ज से इसका कोई संबंध है कि नहीं। नेहरू के योजना भवन से फूटी विकासशीलता भी हमारे लिए विचारणीय हो सकती है। दैन्य की सार्वभौम उपसंस्कृति और समृद्ध प्राचीन भारत की संस्कृति का इस चादर पर कितना खिंचाव पड़ा, ये भी सोचना पड़ सकता है। बेबी के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमें डीडी के अनाथ कॉम्प्लेक्स का वृहत्तर परिवार, उच्चतर माता पिता ढूंढने की लालसा का भी विचार करना पड़ सकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि हम किसी निदान संगणक से डीडी और बेबी के, खासकर डीडी के सभी हार्मोनों, एंजाइमों और अन्य रसायनों की माप करके ये बताने को कहें कि वे औसत से कितने कमती वेशी हैं। दोषी वे के संधान के सिलसिले में सुधीजन मुझे अनंत प्रश्नों के उत्तर खोज लाने का आदेश दे सकते हैं। मैं लेखक नहीं हूं। किसी सठियाए पंडित द्वारा कादंबरी शैली में बड़बोली संस्कृत में लिखकर एडवर्डी सोफा की स्प्रिंगों में छिपा दी गई एक सामान्य सी मध्यवर्गीय युवा प्रेम कथा का रूपांतरकार भर हूं, और हां, स्वयं सठियाए की श्रेणी में आने वाला एक व्यक्ति हूं।
जो कभी दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक था। तथापि इस रूपांतरण का दोषी होने के नाते मैं चादर खींचे जाने के लिए दोषी वे के संधान में सुधीजनों से सहयोग के लिए प्रस्तुत हूं। इस लंबे खींचते जाते विषयांतर से आपको जो अधैर्य हो रहा होगा उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या हम इस बात की भी सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि दाल के दाने के दो होने अथवा प्रोटॉन के हाइड्रोजन बन जाने के बाद से रमण क्रीड़ा के अंतर्गत कैसा विराट विषयांतर होता आ रहा है पिछले 17 गुणा 10 घात 9 वर्षों से, और अभी पता नहीं कि कितने वर्षों बाद ये सृष्टि सिकोड़नी शुरू होगी, काल उल्टा बहेगा, जीवन यात्रा चिता से गर्भ की ओर होगी, होते होते ब्रह्मांड फिर वही साबुत दाल का दाना बन जाएगा और 100 ब्रह्म वर्ष बाद वही दाना उसी ऊब से नया सृष्टि क्रम शुरू करेगा। ब्रह्म के विषय वासना जन्य इस विचित्र विराट विषयांतर से अधीर होकर मानव यदि कभी कभी चादर खींच देता हो तो क्या आश्चर्य। कदाचित सुधीजन इस सब को लचर पंडिताओं परिहास का नमूना ठहराएं। है भी ये लचर पंडिताओं परिहास ही, किंतु आज जब 10,000 मेगाटन शक्ति वाली आणविक मृत्यु पृथ्वी पर मंडला रही है, मुझे सन 1957 में बेबी पर डीडी द्वारा खींच दी गई एक चादर का स्मरण करते हुए पंडिताओं परिहास ही सूझ रहा है। जहां पर शॉट फ्रीज कर दिया गया है वहीं कथा समाप्त मान लें। फ्रीज शॉट से आगे की कल्पना करने की कल्पना मात्र से शिखर उठने की आधुनिक परंपरा का निर्वाह करें या कि जड़ीभूत काल को फिर गति दें। मेरे लिए दूसरा विकल्प रुचिकर है, अधिकतर तो इसीलिए कि अकेले में मेरा मन रमता नहीं और मैं इन पात्रों के आपके साथ रहना चाहता हूं कुछ समय और। कुछ इसलिए कि हमें यह देखना होगा कि क्या कहानी की समाप्ति के बावजूद प्रेम बचा रह जाता है, सरस आत्मा में लगे किसी छोटे किंतु पेटू कीड़े की तरह, अथवा बहुत पहले लगाए किंतु अब तक मंद महकते किसी इत्र की तरह। कथा को फिर गति देना इसलिए भी जरूरी है कि प्रेम समाप्त भी मान लिया जाए तब भी ये प्रश्न शेष रहता है कि क्या वे दो व्यक्ति फिर कभी मिले। तो आपकी अनुमति से मैं फ्रीज शॉट को गतिमान करके फिल्म आगे चला देता हूं। नायिका चादर लथिया कर फेंक रही है। नायक का एक हाथ दरवाजे की कुंडी पर है। वो कह रहा है, देख बेबी, मैं शास्त्री जी को यह सुझाव दे सकता हूं कि तुझे डॉक्टर दद्दा के पास लंदन भेज दे, वहां भी शादी हो सकती है। अब वे राजी हो तो हम यहीं कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। वो कह रहा है, किंतु इन शब्दों का स्वाद उसके मुंह में श्राद्ध के प्रसाद जैसा है। नायिका कह रही है, ठहर, मैं भी आ रही हूं। वो पहन रही है कपड़े, लगा रही है क्लिप, कांटे, हुक, बटन। नायक उस संसार में घुसा हुआ है जिससे बाहर होने का कभी उसे बहुत कष्ट था, किंतु मुंह फेरे हुए है वो कपड़े पहनती इस नायिका से। नायक नायिका बाहर आए हैं बरामदे में। लॉन में कुर्सी डाले बैठे हैं बूढ़ा बुढ़िया, देख रहे हैं इन्हें प्रत्याशा से। नायिका बुजुर्गाना लहजे में ड्राइवर को बुलाती है और कहती है, साहब को जहां कहें वहां छोड़ाओ। नायक कहता है, मुझे शास्त्री जी से विदा लेनी है, उनसे कुछ कहना है। नायिका कहती है, कोई जरूरत नहीं हो रही नमस्कार करने की, कुछ भी कहने की। इनसे जो भी तेरा संबंध था मेरी वजह से था, मुझसे टूट गया, इनसे भी टूट गया। ड्राइवर, साहब को ले जाओ। अरे रोको, कहती है वृद्धा। मैत्रेयी, बच्ची, कहता है वृद्ध। बच्ची गाड़ी का दरवाजा खोलती है और सीट की ओर इशारा करती है। नायक बैठ जाता है। वो दरवाजा फड़ से बंद कर देती है। इधर गाड़ी चलती है और उधर वो इत्मीनान से लॉन में आती है। माँ बाप से बैठ जाने को कहती है, खुद भी बैठ जाती है।
उस किताब के पन्ने पलटती है जिसे पिता पढ़ रहा था। फिर कहती है, कुछ ऐसे मानो ये एक यूं ही सी बात हो। बाबू, मैंने एक दिन तुमसे आकर कहा था मेरी शादी हो गई। आज आज मैं तुमसे कह रही, उस शादी में ना मैं विधवा हो गई। छी वाली कहती है माता और रोने लगती है। पिता अपनी डबडबाई आंखों से देखता है बच्ची की उन आंखों को जिनमें आंसू होने चाहिए थे, पर नहीं है। कहती है बच्ची, ही जाओ बाबू, जब मेरी शादी बच्चों का खेल ठहरी तब बच्चों का खेल ही हुआ ना, उसमें मेरा विधवा हो जाना। इसमें सयानों को रोना नहीं चाहिए। अच्छा। बच्ची अब वो पुस्तक सौंपती है अपने पिता को और कहती है, बाबू मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ बाबू, विधवाओं को पढ़ाते हैं कहा। मैत्रेयी को शास्त्री जी ने पढ़ाया। उसे विधवा मानते हुए पढ़ाया कि नहीं, इस पर अधिकार पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। पुत्री मानकर निश्चय ही नहीं पढ़ाया, इतना जानता हूं। शिष्या मानकर चले वो उसे। ये उनके पढ़ाने का ही प्रताप रहा होगा कि आयुष्मती मैत्रेयी विद्या क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। अब वो किसी को भी ये अधिकार नहीं देती कि उसे बेबी कहे, अपनी मां को भी नहीं। हाई स्कूल इंटर तृतीय श्रेणी में प्राप्त हुई उस बालिका को बीए में द्वितीय और एमए में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। भक्ति और रस सिद्धांत पर उसका शोध प्रबंध पीएचडी से सम्मानित हुआ। लोग कहते हैं कि इस प्रगति का श्रेय विद्या क्षेत्र में शास्त्री जी की राजनीतिक सत्ता का था। वो राज्यसभा सदस्य हो गए थे उन दिनों, किंतु लोगों की बातों का मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया है। कभी कभी तो मुझे अपनी ही बात का विश्वास नहीं होता। अस्तु, एक क्षण को मान भी लें कि एमए में उसके नंबर बढ़वाए गए और उसका शोध प्रबंध लगभग पूरा का पूरा उसके गाइड ने ही लिखवाया, तब भी ये समझ सकना मुश्किल है कि बैडमिंटन और संगीत में मैत्रेयी किस राजनीतिक सत्ता के प्रताप से आगे बढ़ी। बैडमिंटन में वो राज्य चैंपियन बनी और अखिल भारतीय प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही। वो न केवल उच्च स्तरीय गायिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई, बल्कि उसने शास्त्रीय संगीत पर अधिकारी लेख और ग्रंथ रचे। ये कहना तो शायद ठीक न हो कि वो पंडिता हो गई देखते देखते। इतना जरूर है कि वो अपने पिता द्वारा और स्वयं अपने द्वारा संग्रहित पोथियों का उपयोग करना सीख गई। ये भी उल्लेखनीय है कि वो जो एक अल्हड़ सी, अनपढ़ सी, ठेठ अल्मोड़िया सी बेबी थी, बहुत तेजी से एक परिष्कृत युवती मैत्रेयी में बदल गई, जिसके रहन सहन में, बोलने चालने में, पहनने ओढ़ने में और सजने संवरने में अभिजात्य के दर्शन हुए। ये नहीं कि वो कुछ अलग ऊंची सी रूखी सी बन गई, नहीं, नितांत सरस बनी रही वो, हंसी मजाक में सबसे आगे। इतना ही कि उस हास परिहास में भी अब एक प्रकार की प्रौढ़ता आ गई। हर मंच पर उसका अनौपचारिक अभिजात्य, उसका वाग वैदग्ध्य और जीन सिमंस रूप एक दुर्निवार आकर्षण पैदा करने लगा उसके प्रति। कुमाऊनी समाज के बाहर के आधुनिक नवयुवकों द्वारा उसके प्रति प्रणय निवेदन का क्रम बीए अंतिम वर्ष से ही शुरू हो गया। वो अपने प्रेमियों को हंसकर, उंगली पकड़कर जगह पर बिठा देने की कला में पारंगत होती गई। प्रेम व्रेम, ये क्या पागलपन है, ऐसा कुछ कह सकना सीख गई उसकी बड़ी बड़ी आंखें। कोई कायदे की बात करो ना, बगैर कुछ मांगे पाए मेरी पूजा करते जाओ ना, ऐसा भी भाव कहीं निहित रहा उसके दैहिक वक्तव्य में। आयुष्मती मैत्रेयी के विफल प्रेमियों की एक लंबी सूची बनती चली गई है, जिसमें बाल, युवा, वृद्ध, साहित्यकार, संगीतकार, नाटककार, रसिक, विद्वान, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, उद्योगपति, व्यापारी, सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं। समादर की मांग करती ये सूची, और इसे अप्रकाशनीय ही समझना होगा हमें। कुछ युवकों ने उससे विवाह भी करना चाहा, लेकिन वो उन्हें टालती रही। जहां तक उसके अपने समाज का संबंध था, वो विधिवत अस्पृश्य बनी रही।
विवाह योग्य युवकों के लिए। मैत्रेयी ने एमए करने के 1 वर्ष बाद विवाह किया। एक प्रकार से उसने अपनी मरणासन्न माता को अंतिम क्षण में अप्रत्याशित उपहार लाकर दिया जमाता के रूप में। उसका पति श्याम सुंदर मिश्र आईएएस में आने से पहले कुछ महीने उसे पढ़ा चुका था कॉलेज में। जाति नाम के कारण कई लोग समझते हैं कि मैत्रेयी ने कुमाऊनी समाज से बाहर शादी की है, किंतु लड़का कुमाऊनी ब्राह्मण ही है। डीडी की तरह साधारण घर परिवार का एक मेधावी युवक, विचारों से लोहिया समाजवादी, साहित्य कला में विशेष रुचि और थोड़ी गति रखने वाला, मैत्रेयी पर पूरी तरह आसक्त, पहरावे, बातचीत और व्यवहार में थोड़ा कर्मठ, नेतानुमा। उसके लिए ये प्रेम विवाह था। मैत्रेयी के लिए कदाचित एक सौदा था सयानों का। धूमधाम से हुआ विवाह, सारा कुनबा जमा हुआ। डीडी की बात किसी ने भी नहीं की, बबली दी वाली मुनिया ने भी नहीं। वो तब स्वयं विवाह योग्य हो चुकी थी। इस विवाह के 4 महीने बाद शास्त्रानी जी गुजर गईं। शास्त्री जी बेटी की पीएचडी खत्म होने तक दिल्ली में रहे और फिर अपनी योजना अनुसार चले गए विंडसर वानप्रस्थ बिताने। वो 10 साल बाद वहीं मरे। कहते हैं वानप्रस्थ में वो कामायनी का संस्कृत में अनुवाद करने, उमर खय्याम को ब्रज भाषा में ढालने और संस्कृत में आधुनिक गल्प लिखने जैसे कई काम करके अंतिम क्षण तक अपनी कर्मठता के वहां जीवन के ऊल जलूलपन का परिचय देते रहे। शास्त्री जी ने, कहते हैं, चाय के अपने शौक को अनुष्ठान का स्वरूप दे डाला। उस दौर में बहुत पैसा खर्च करके प्रमुख बागानों की चाय वो मंगवाते थे और अपने अध्ययन कक्ष की लिखने वाली मेज पर रखी बिजली की केतली में पानी उबालते ही रहते और घड़ी देखकर अलग अलग समय पर अलग अलग बागान की चाय खुद बनाते और पीते। उनकी बहुओं में एक मजाक प्रचलित है, पता नहीं कितने हजार तो बुट्ठा चाय में ही पी गया। एक शाम उन्होंने उदय सिंह को आवाज दी कि मुझे उठने में आलस हो रहा है, लंका वाली चाय का डिब्बा दे इधर। उसने पहले गलत डिब्बा दे दिया, चीन वाली चाय का। बूढ़ा आखिर तक पूरा चैतन्य था। कहा, ये नहीं, वो। सही डिब्बा मिलने पर शास्त्री जी ने चाय बनाई, कुछ लिखने बैठ गए। ठीक 1.25 घंटे बाद उदय सिंह फिर कमरे में आया कि लैंप जला दूं और लापचू का वक्त हो गया है इसलिए गिलास धो दूं। उसने शास्त्री जी को मेज पर फैले कागजों पर सिर टिकाए मृत पाया। श्रीलंका की पत्तियों से बनी चाय पांडुलिपि पर फैली हुई थी। मैत्रेयी ने कुछ वर्षों तक कॉलेज में पढ़ाया, फिर अपने 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के लालन पालन और सामाजिक कार्य के हित में नौकरी छोड़ दी। वो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में बहुत काम करती रही बराबर, और आज वो साहित्य कला की अन्यतम संरक्षिका और स्त्रियों तथा निर्धनों के हित कार्य करने वाली नेत्री के रूप में ख्यात है। संसद सदस्य रह चुकी है एक बार। वो सत्तारूढ़ दल से संबद्ध है, किंतु विचारों से थोड़ी वामपंथी समझी जाती है। मैत्रेयी के पति श्याम सुंदर सरकारी नौकरी में बराबर उन्नति करते रहे हैं। ये एक संयोग है या शायद उनकी पत्नी के राजनीतिक संपर्कों का चमत्कार कि उन्हें ज्यादातर ऐसे पद मिलते रहे हैं जिनका कलाओं के सरकारी संरक्षण से कोई संबंध हो। इस प्रकार वो भी कला संरक्षण में अपनी पत्नी के साझेदार रहे हैं। प्रशंसक इस जोड़ी को उत्तर भारत में कलाओं के लिए वरदान स्वरूप मानते हैं। निंदक, जिनमें कई भूतपूर्व और भावी प्रशंसक सदा शामिल रहते हैं, इन दोनों को आतताई राज्य और पूंजीवाद के पैसे से आधुनिकता और वामपंथ का नाटक खेलने वाले समझते हैं। मैत्रेयी शाम के फ्रॉडों की सूचियां छापते रहना अन्यतम प्रतिष्ठान विरोधी कार्रवाई समझी जाती है। जिन व्यक्तियों ने समाजवाद और आधुनिकता का नाम लेकर सन 54 के आसपास 5 वर्षीय आयोजन का क्रम आरंभ किया था, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आधुनिकता निर्लज्ज थींगा मस्ती में कैसे खो गई है, और जब खो गई है तब तुम इतने निर्विकार कैसे बैठे हो। किंतु जिस समाज में सब एक दूसरे को बहुत आक्रोश से यही प्रश्न कर रहे हों और उनकी धींगा मस्ती के समांतर चली आती इस चीख पुकार से किसी पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो ऐसी जिज्ञासा करना भी
फारसी काव्य का ब्रज भाषा में अनुवाद करते रहने से कम ऊल जलूल नहीं। मिश्र दंपत्ति का घर समन्वित संस्कृति का, आधुनिक भारतीयता का प्रतीक है। जो भी जाता है प्रभावित होकर लौटता है भारतीय लोक संस्कृति और आधुनिक कला के इस संगम से। प्रशासक और राजनीतिज्ञ दोनों ही श्रीमान और श्रीमती मिश्र को अपनी बिरादरी में विशिष्ट मानते हैं। संस्कारहीन भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आई हुई है इस देश में, और उसके मध्य मिश्र दंपत्ति किसी तरह संस्कृति का एक द्वीप बनाए हुए हैं। मिश्र जी का लड़का भारतीय है, उसके बाद की लड़की अंग्रेज या अमेरिकी कहना अधिक सही होगा। यहां भी समन्वय हुआ परमेश्वर की कृपा से। कई वर्ष हुए। इंडिया टुडे में अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा ने कहा था, मैं शास्त्रियों की बेटी हूं। ये मेरे लिए कोई विशेष गर्व का विषय नहीं है, किंतु आलोचकों को प्रसन्न करने के लिए मैं इसे अपने लिए शर्म की बात मानने को तैयार नहीं। सुनते हैं इंसान बंदर की औलाद है। क्या मेरे आलोचक ये चाहेंगे कि सारी इंसानियत इसलिए मारे शर्म के खुदकुशी कर ले? मुझ में इतना विवेक है कि उत्तराधिकार में पूर्वजों का विद्या प्रेम ही लूं, जातिगत अहंकार नहीं। मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि मेरे आलोचक परंपरागत कलाओं के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए मेरे काम को ही नहीं, स्वयं इन कलाओं को भी सामंती कैसे ठहराते हैं। उदाहरण के लिए मैंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों के संवर्धन में थोड़ा बहुत योगदान किया है। क्या ये सामंती है? क्या मेरे आलोचक सिनेमा संगीत को लोकतंत्रात्मक मानते हैं, या कि संगीत विहीन होना उनके लिए प्रगतिशीलता की सबसे बड़ी कसौटी है? लोग सूखे से मर रहे हैं और ये देवी जी मल्हार अलाप रही हैं। ऐसी फप्तियां कसने वालों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है और उनसे बहस करना मैं गैर जरूरी समझती हूँ। ऐसी निरानंद प्योरिटन प्रवृत्ति का मेरी दृष्टि में जनवाद या प्रगतिशीलता से कुछ लेना देना नहीं। इसका संबंध हो सकता है उस आक्रामक बर्बरता से जो अत्याचारी तानाशाही को जन्म देती है। जी हाँ, मैंने कहा है कि गरीबी से मेरे सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने कहा है कि गरीबों को मार दो। मैंने निर्धन और दलित वर्गों के लिए जो काम किया है, खासकर कुमाऊं के गंगोलीहाट क्षेत्र में, क्या उसे मेरे आलोचक गरीबों को मारने का पर्याय मानते हैं? मैं उनमें से नहीं जो गरीबी और गंवारपन को ही नियामत मानते हो। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा मानने वाले भावुक, रोमानी, पैटी बुर्जुआ अपने को आधुनिक और क्रांतिकारी किस मुंह से कहते हैं। देखिए, मैं आलोचकों के स्तर पर नहीं उतरना चाहती, किंतु ये तथ्य है कि इन आत्मकेंद्रित निम्न मध्यवर्गीय जीवों को आप आज किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय की फेलोशिप और अमेरिका का एक तरफा टिकट दिलवा दें, ये रिवॉल्यूशन की पोटली बांधकर खुशी से वहां चले जाएंगे। भ्रष्टाचार के जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो पुराने हैं, जांच में बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत का भद्र समाज घटियापन की बात इतनी ज्यादा इसलिए कह रहा है कि वो सुविधाजीवी है और भद्रता का बोझ उठाना नहीं चाहता। ये उद्धरण मैंने इस प्रश्न की भूमिका के रूप में दिया है कि क्या मैत्रेयी, जो कभी इस कथा की नायिका थी, उस युवक को याद करती है जो कभी इस कथा का नायक था? अमेरिका का एक तरफा टिकट पाने के लिए लालायित निम्न मध्यवर्गीयों को मैत्रेयी की लताड़ क्या जताती है कि उसे याद है कोई बेबी थी जिसने किसी डीडी से प्रेम किया था? क्या मैत्रेयी द्वारा गंगोलीहाट क्षेत्र का समाज सेवा के लिए चुना जाना ये इंगित करता है कि डीडी को पालने पोसने वाले इस इलाके से वो रागात्मक संबंध जोड़ना चाहती है? या इसे यूं समझा जाए कि वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि गंगोलीहाट में पल पुसकर लोग बाग डीडी जैसे न निकले, चाहे किसी तरह सही? क्या मैत्रेयी डीडी की स्मृति से जुड़ी हुई है? ये सही है कि उस दिन बेआबरू होकर कूचे से निकल जाने के बावजूद डीडी ने एक पत्र दिल्ली से ही, दूसरा बंबई से, तीसरा न्यूयॉर्क से और चौथा पांचवा लॉस एंजलिस से भेजा।
मैत्रेयी ने ये पत्र खोले। प्रेम का बखान करने वाले उनके मसविदे पर वैसे ही सरसरी थोड़ी आशंकित नजर डाली, जैसी किसी बाबा का गुणगान करने वाले उन पत्रों पर अविश्वासी बुद्धिमान लोगों द्वारा डाली जाती है जिनमें आदेश दिया गया होता है कि इस पत्र की 5 नकलें करके तुरंत 5 लोगों को भेजने से कल्याण होगा, न भेजने से विपदा आएगी। सरसरी निगाह डालने के बाद उसने डीडी के पत्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 5वां पत्र मिलने के बाद उसने डीडी को समुद्री तार से चेतावनी भेजी कि आइंदा पत्र न भेजे। ये सही है कि उसके बाद डीडी का कोई पत्र नहीं आया, किंतु क्या ये सही है कि उसके बाद मैत्रेयी कभी एक क्षण को भी बेबी नहीं हुई? एक क्षण को भी डीडी उसे याद नहीं आया? प्रश्न सार्थक है, किंतु इसका कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं है मेरे पास। कलाओं में फिल्म भी शामिल है, इसलिए मैत्रेयी ने यह सुना अवश्य है कि एक सज्जन जो अपने को अब देवीदत्त कहते लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में कुछ हैसियत रखते हैं। मैत्रेयी कला संस्कृति का जो त्रैमासिक निकालती है रुचिरा, उसमें इन देवीदत्त महोदय के विषय में मूल फ्रांसीसी से अनुदित एक लेख भी छपा था, सिनेमा का द्विज देवीदत्त। इस लेख में देवीदत्त की बहुत प्रशंसा थी और बताया गया था कि देवीदत्त नैनीताल के हैं। देश विदेश के साहब लोगों के लिए नैनीताल ही कुमाऊं है। इन देवीदत्त को, इनकी फिल्मों को भारतीय फिल्म महोत्सवों में आमंत्रित किया गया था, लेकिन न वो आए न उनकी फिल्में। फ्रांसीसी समीक्षक कुछ भी कहें, जिन भारतीय समीक्षकों को देवीदत्त की फिल्में देखने का अवसर मिला है, उन्होंने एक स्वर में कहा है, इनमें ऐसा कुछ नहीं जो इतनी प्रशंसा की जाए। लगभग हर कलाकृति के विषय में हमारे कला प्रेमियों में आम राय यही बनाने का रिवाज सा है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि फ्रांसीसी समीक्षक सही हैं कि भारतीय आलोचक। ये प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है। क्या मैत्रेयी देवीदत्त को एक लाटे के और अपने को बेबी के रूप में भूल गई है पूरी तरह? उत्तर देने की एक लचर कोशिश में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैत्रेयी कभी कभी निर्निमेष खड़ी अथवा बैठी रह जाती है, और यदि उसके बच्चे या पति समन्वय की एक भाषा में पूछें, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, या दूसरी भाषा में किस सोच में पड़ गई, तो वो सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहती है, मैं बुढ़ाने लगी हूं, शायद मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। अगर डीडी बेबी प्रेम प्रसंग एक बचपना था, तो बचपन का याद आना अर्थवान हो जाता है। मुझे ये भी उल्लेखनीय मालूम होता है कि मैत्रेयी अपनी पुत्री गायत्री के प्रति, जो न केवल उसके जैसी दिखती है, बल्कि जिसके व्यक्तित्व में बेबी के अल्मोड़िया जाने कैसे जैसे पन का ही अमेरिकी संस्करण प्रकट हुआ है, आकर्षित होती है, थोड़ा चिंतित भी रहती है। श्याम सुंदर मिश्र अपनी पत्नी मैत्रेयी का अन्यतम प्रशंसक है। वो उसे पूरा आदर देता है। मैत्रेयी अपने पति को मित्रवत मानती है। ये राम मिलाई जोड़ी है और इसकी गृहस्थी सुख संतोष की गृहस्थी है। हमें भी इससे सुख संतोष होना चाहिए। श्रीमान और श्रीमती मिश्र को बनावटी कहने वाले ईर्ष्यालुओं में हम अपना नाम क्यों लिखवाएं? काश मैं सुख संतोष का ऐसा संवाद उस व्यक्ति के बारे में भी दे सकता जो कभी डीडी कहलाना पसंद करता था, और अब जबकि वो प्रथम अक्षरियों का प्रयोग करने के आदि अमेरिका का नागरिक है, उसका आग्रह है कि मुझे देवीदत्त कहा जाए। भले ही ये नाम उचारने में पाश्चात्य जिह्वा को अपार कष्ट हो और वो उसे देवीदत्त और कभी कभी प्रेम से देव कहती रहे। डीडी, मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए उसे इसी नाम से पुकारना चाहूंगा। आहत और स्तब्ध मन लेकर सवार हुआ था उस उड़ने वाले घोड़े पर, और तब से वही मन लिए डोल रहा है। वो उसने अमेरिका पहुंचते ही अपने को पूरी तरह विद्यार्जन में डुबा दिया। अपनी कक्षा में प्रथम रहा वो,
कैलिफोर्निया के फलोद्यानों में काम करने वाले मजदूरों पर उसने तब जो छात्र फिल्म बनाई वो क्लासिक मानी जाती है। मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूँ, मुझे डीडी की फिल्में देखने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। पढ़ा ही है मैंने उसके बारे में यहाँ वहाँ। जो पढ़ा है उससे कुछ बातें उभरती हैं डीडी के जीवन दर्शन के विषय में। जीवन दर्शन मनस्थिति का द्योतक होता है, इस नाते उससे हमें कथानायक को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार डीडी वामपंथी है। निर्धन और पिछड़े हुए लोगों के विषय में बनाए गए उसके वृत्त चित्रनुमा कथा चित्रों तथा कथा चित्रनुमा वृत्त चित्रों में अपार करुणा है। किंतु दृष्टव्य है कि डीडी ने जब उच्च वर्ग के कथानक उठाए हैं तब भी यही करुणा उसकी फिल्मों का वादी स्वर बनी है। समीक्षकों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि डीडी की फिल्मों में सतह पर एक तरह का सहज रोजमर्रापन होता है, किंतु भीतर ही भीतर कुछ सनातन सा रेखांकित होता चला जाता है। संवाद बहुत कम होते हैं, किंतु जब भी होते हैं वे हग्नि मूतनी से सहसा लगभग आध्यात्मिक अतिनाटकीयता तक पहुंच जाते हैं। एक समीक्षक के अनुसार उसके शब्द सहसा पात्रों से बड़े मालूम होने लगते हैं। इन शब्दों का बोझ उठाते हुए उन बौने पात्रों को देखकर हम हंसने या रोने को बाध्य होते हैं। डीडी को भंगिमाओं का सिनेमाकार भी कहा गया है। उसकी फिल्मों में पात्र बहुधा अपने एकांत क्षणों में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनकी एक एक मुद्रा, एक एक भंगिमा, एक एक चेष्टा को फिल्मकार बहुत निकट से आत्मीयता से अंकित करता है। ध्वनि और संगीत का डीडी के सिनेमा में विशिष्ट स्थान है। घड़ी की टिक टिक, ट्रेन की आवाज, नदी की साए साए, झरने की कलकल, गिरजाघर की घंटियां, छत पर पड़ती पानी की बूंदें आदि। ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक ध्वनियां औरों के सिनेमा में होती न हो, इतना ही कि देवीदत्त के सिनेमा का आंतरिक मौन इन्हें प्रखर होकर हमारी चेतना को झकझोरने का अवसर देता है। डीडी ने अपनी फिल्मों में विचित्र प्रकार का संगीत पृष्ठभूमि में रखा है। रविशंकर का सितार, अफ्रीका के कबायली वाद्य, मध्ययुगीन गिरजा संगीत और इधर इलेक्ट्रॉनिक संगीत। इस असामान्य संगीत से वो अपनी फिल्मों में होते सामान्य व्यापारों को एक असामान्य सा आयाम देता है। इस तरह के संगीत के साथ स्तब्ध गति वाले मूक शॉटों का ताबड़तोड़ सा मोन्टाज प्रस्तुत करना देवीदत्त का सिनेमाई हस्ताक्षर है। मानो दिग्दर्शक कहना चाहता है कि जो भी कथनीय है इन जड़ीभूत भंगिमाओं, चेष्टाओं, हेलाओं, मुद्राओं और सैनों में है, जो प्रसंगवश हमें भारतीय मंदिरों की मूर्तियों का स्मरण कराती है। शेष जो भी है निरा शब्दाडंबर है, शुद्ध बकवास है। ये मानवीय सैन संकेत हैं और नेपथ्य में है एक मानवातीत ब्रह्मांड व्यापी दिव्य संगीत। इसके अलावा डीडी की फिल्मों में किसी न किसी रूप में मानवीय नियति और अस्तित्व के कुछ आधारभूत प्रश्न उठते से दिखते हैं। इसीलिए पाश्चात्य मित्र मंडली में उसे पंडजी, ब्राह्मण और ट्वाइस बॉर्न द्विज कहा जाता है। साइट एंड साउंड में उसके विषय में जो लेख छपा था उसमें तो तस्वीर ही वही दी गई थी जिसमें वो जूहू तट पर कच्छा जनेऊ पहने खड़ा है। समीक्षकों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि डीडी की फिल्मों में पश्चिम के वे सामाजिक परिवेश उठाए गए हैं जो पूर्वी व्यवस्थाओं के अधिक निकट हैं। कैथोलिक, हबशी, यहूदी, और उसकी फिल्मों में एक मर्मांतक सा अवसाद छाया रहता है। As if he sees it all with the eyes of a later day सिद्धार्था। मानो वो ये सारा व्यापार किसी नवीन सिद्धार्थ की दृष्टि से देख रहा हो। A सिद्धार्था, moreover, not destined to be a बुद्धा, और सो भी ऐसा सिद्धार्थ जिसकी नियति में बुद्ध होना नहीं लिखा है। कुछ फ्रांसीसी समीक्षकों ने देवीदत्त की फिल्मों के स्थापत्य के संदर्भ में भारतीय मंदिरों की चर्चा की है और कुछ अमेरिकी समीक्षकों को देवीदत्त की फिल्मों की संरचना के संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय संगीत याद आया है। अगर इस सब को पढ़कर सुनकर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि डीडी की फिल्में कुछ उबाऊ सी, बेमतलब सी होंगी, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ प्रतिष्ठित समीक्षकों की भी यही धारणा है, खासकर इंग्लैंड में। उनमें से एक ने कहीं लिखा है डीडी के संदर्भ में, An oriental mind chatting and yawning on celluloid for all it is worth.
फिल्म में अपनी बिसात भर मंत्र जाप करता और उबासी भरता एक प्राच्य मानस। अगर डीडी की दिग्दर्शक के रूप में इतनी ही कहानी होती तो वो साइट एंड साउंड या फिल्म क्वार्टरली से निकलकर टाइम न्यूज वीक तक नहीं पहुंचती। किंतु जब 8वें दशक में कलात्मक प्रयोग धर्मिता और विराट व्यावसायिकता का पूर्व संगम हुआ, तब डीडी जबरदस्त मुनाफा दिलाने वाली ऐसी 3 फिल्में एक के बाद एक बना सका जो कलात्मक भी ठहराई जा सकती थी। इनसे उसे यश और धन मिला। आश्चर्य की जितना ही वो सफल हुआ, उतना ही उसका मानसिक अवसाद बढ़ता गया। सन 78 की अपनी सुपरहिट फिल्म द साइन के बाद तमाम आकर्षक प्रस्ताव होते हुए भी वो कोई फिल्म शुरू नहीं कर पाया है। द साइन के विषय में जानकार आलोचकों ने कहा है, इसमें देवीदत्त की सहज करुणा का स्पर्श तक नहीं है। सुनता हूं कि द साइन बाइबल भक्त निम्न मध्यवर्गीय परिवार की एक ऐसी किशोरी के विषय में है जिसे शैतान स्वप्न दर्शन में विभत्स संकेत देता है। इन संकेतों के प्रभाव में वो अपने मोहल्ले के और फिर शहर के अपराध जीवियों के लिए अत्याचार और आतंक की प्रेरणादात्री देवी बन जाती है। सेक्स, हिंसा और अमानवीयता से भरपूर इस फिल्म में, जो अपनी बनावट में हॉलीवुड की पुरानी श्रेष्ठ अपराध फिल्मों की याद ताजा करती है, जिसका सस्पेंस हिचॉक के सजदे करता है, दृष्टांत कथा जैसा सीधा और पैना प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। धन संस्कृति की मूल्यहीनता पर कटाक्ष करता हुआ दिग्दर्शक कहना चाहता है कि कुछ भी न मानने वालों से वे बेहतर हैं जो कुछ भी मान लेते हैं। बगैर किसी प्रेरणा के काम करने वालों से वो अच्छे हैं जो किसी भी प्रेरणा के वशीभूत हैं। शैतान के इशारों पर अत्याचार करने कराने वाली ये नई जोन ऑफ आर्क उनसे श्रेष्ठ है जो विज्ञापनों के इशारों पर अपनी ऊप से व्याभिचार कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माण के दौरान देवीदत्त और फिल्म की 15 वर्षीय हीरोइन के प्रेम के अनेक समाचार छपे। उसका नाम इसी तरह अन्य स्त्रियों के साथ भी जुड़ता रहा। क्या इसका मतलब ये है कि डीडी अब बेबी को पूरी तरह भूल गया है? क्या वो अमेरिका आया ही इसीलिए था कि पहले गुलनार के साथ फिर अन्य मेमों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? गुलनार के संबंध में यहां वहां से जो भी सुन और पढ़ पाया हूं, वो बस यही बताता है कि डीडी उसके लिए प्रेमी के रूप में कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। जिस समय डीडी न्यूयॉर्क पहुंचा था, गुलनार अपने प्रेमी पैट के साथ जापान गई हुई थी। हवाई अड्डे पर पैट के ही एक कर्मचारी ने गुलनार की ओर से डीडी की अगवानी की गुलदस्ते के साथ, और उसी ने उसे लॉस एंजलिस के लिए विदा किया। गुलनार से उसका पत्र भेजने और कभी फोन पर बात करने जितना संबंध बराबर बना रहा। पैट से संबंध टूटने के बाद गुलनार ने बोरिया बिस्तर बांधकर पेरिस जाने का फैसला किया। इससे पहले वो अपने अस्त व्यस्त मानस को फिर संकलित करने के लिए एंटीग्वा द्वीप पर छुट्टियां मनाने गई, और डीडी को, जो तब अमेरिका प्रवास के दूसरे वर्ष में था, उसने वहीं बुलाया। ये माना जा सकता है कि उस धूप खिले और भीड़ भाड़ से मुक्त द्वीप पर सैलानी गुलनार से सैलानी डीडी ने गुड हेवंस यस कहा हो। जो हो, ये मात्र एक शुक्ल पक्ष वाला चक्कर था। पेरिस में रंगमंच से संबद्ध रहने के बाद जब गुलनार अमेरिका लौटी, तब उसे नारी मुक्ति की प्रवक्ता, पत्रकार और लेखिका के रूप में देखा जाना गया। वो अपने समलैंगिक दौर से गुजरी। उसने एलानिया आत्महत्या करने की भी एक कोशिश की, जो विफल रही। मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनिटोरियम में भर्ती हुई। लौटकर टीवी, फिल्मों और श्रृंखलाओं की निर्मात्री के रूप में उसने अन्यतम स्थान बना लिया है। डीडी से उसकी मुलाकात कभी छठे छमाहे होती है। जब देवीदत्त विख्यात हुआ है, तब से इस बात की चर्चा है कि गुलनार ने ही उसकी खोज की थी। देवीदत्त ने भी पत्रकारों से बातचीत में ये स्वीकार किया है कि गुलनार मेरी संरक्षिका, पथ प्रदर्शिका रही है। डीडी का नाम जिन अन्य स्त्रियों से जुड़ा है, उनमें से अधिकतर ऐसी अभिनेत्रियां, लेखिकाएं आदि रही हैं जो एक पति से दूसरे पति तक पहुंचने की यात्रा में किसी पड़ाव की खोज कर रही थी। इससे यह न समझा जाए कि अमेरिका पहुंचकर डीडी सहसा रसिक हो चला है। सच तो यह है कि इस मामले में अमेरिकी शो बिजनेस के मानकों के अनुसार वो लाटा है। स्त्रियों के प्रति उसकी औपचारिकता और आदर भाव देखकर आरंभ में सुना यह अनुमान किया गया कि रंगमंच और फिल्म से संबद्ध कई अन्य बुद्धिजीवियों की तरह देवीदत्त भी कहीं समलैंगिक न हो।
वो तो एक मुंहफट अभिनेत्री ने उसे सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्र दे दिया। Dave is all charm and courtesy, very old world and all that. But no fruit. He is good fun in bed too. देवी दत्त बहुत प्यारा सा भला सा आदमी है, पुराने जमाने का सा, लेकिन पोंगा नहीं है वो। बिस्तर पर भी पुरलुत्फ है। इधर अधेड़ दीदी के बारे में ये भी लिखा गया है कि उसकी नजर किशोरियों पर बहुत टिकती है। द साइन की हीरोइन से तो उसका विस्फोटक प्रेम हुआ ही, किंतु इसमें प्यार कितना था, प्रचार कितना, ये कहना कठिन है। यह सही है कि उसने कास्टिंग वालों से कहा था कि मुझे जीन सिमंस नुमा कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने फिल्मों में कभी काम न किया हो। यह भी सही है कि इस नई लड़की की प्रतिभा संवारने में उसने इतना श्रम किया कि इसी एक फिल्म से वो विख्यात हो गई। यह भी सही है कि इस फिल्म को पूरा करने के बाद जब उस बच्ची अभिनेत्री ने एक प्लेबॉय किस्म के फोटोग्राफर के साथ पाप में रहना शुरू किया, तब डीडी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। किंतु क्या इस बच्ची और डीडी के बीच जो कुछ हुआ वो सचमुच प्यार था, या वो पुराने प्यार का प्रेत था जो डीडी को आक्रांत किए हुए था? क्या डीडी अब भी बेबी से प्यार करता है? दिलचस्प सवाल है ये, किंतु डीडी इसका उत्तर नहीं देगा। देवी दत्त कभी भी व्यक्तिगत सवालों का जवाब नहीं देता। पत्रकारों को शिकायत है कि दिस गाय मेक्स अ टेरिफिकली डल कॉपी। इस आदमी के बारे में दिलचस्प कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। अगर बेबी के बारे में ये दिलचस्प सवाल डीडी से किसी तरह पूछ भी लिया जाए तो उसे दिल दुखाने वाला ही मालूम होगा। कोई खास वजह नहीं, उसे हर बात दिल दुखाने वाली ही मालूम होती है। जैसा कि उसने बब्बन को एक पत्र में लिखा, मैं शहर के अंदेशे से दुबलाया काजी हूं और सारी दुनिया मेरा शहर है। हमेशा उसके हृदय में एक हुक सी उठती रहती है। अगर बेबी का एक नाम हुक भी है तो हम कह सकते हैं कि डीडी आज भी बेबी से प्यार करता है। डीडी के बारे में द गाय विद द लिटिल बॉय लास्ट लुक और द मैन हु सीम्स टू हैव बीन बॉर्न विद अ ब्रोकन हार्ट। खोए हुए बालक सा दिखने वाला और टूटा हुआ हृदय लेकर जन्मा, जैसे फिक्रे भी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर खोया खोया होना ही प्यार में होना है, अगर टूटा हुआ दिल ही अमर प्रेम का अन्यतम साक्ष्य है, तो हम स्त्रियों की पत्रिका कॉस्मोपॉलिटन की इस टिप्पणी से सहमत हो सकते हैं। Dave seems to be carrying a torch for his sweetheart back home. His mentor Cook confirms this widespread impression but keeps mum when pressed for details. देवी दत्त शायद अब भी भारत में छूटी हुई अपनी प्रेमिका के लिए लौ जगाए हुए है। उसकी गुरुआइन गुल बहुतों के इस अनुमान की पुष्टि करती है, लेकिन ब्यौरा मांगो तो चुप लगा जाती है। डीडी ने बेबी को पत्र लिखे। उसे आदेश मिला कि पत्र न भेजे। उसने आदेश का पालन किया क्योंकि ये बेबी का आदेश था। और जब वो आदेश दे रही होती है, तुम आदेश दे रहे होते हो। प्रश्न यह है कि जब वो भारत में ही रह जाने को कह रही थी, तब कौन आदेश दे रहा था? ये भी डीडी के लिए दिल दुखाने वाला ही प्रश्न हो सकता है। उसने बेबी को पत्र नहीं भेजे। साल 2 साल में एक बार कभी बब्बन के नाम संक्षिप्त सा पत्र डाला, तो जहां उसमें तमाम परिचितों स्वजनों की कुशल पूछी, वहां बेबी के संबंध में कोई जिज्ञासा नहीं की। बब्बन ने ही बहुत आए गए ढंग से सूचित किया कि बेबी की शादी हो गई है। किससे, कैसे, ये सब नहीं। डीडी ने इस ब्यौरे के संबंध में जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसी के बाद उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया। अगर हम चाहें तो दोनों बातों का संबंध जोड़कर कुछ नतीजों पर पहुंच सकते हैं, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले डीडी नागरिकता के लिए आवेदन का अधिकारी भी नहीं हुआ था। टिप्पणीकारों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि देवी दत्त भारत के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके पास एक ही जवाब है, आप भूल रहे हैं, मैं अमेरिकी नागरिक हूं। जो भारत तक को भुला देना चाहता हो, वो बेबी को भला क्या याद करता होगा? या भारत और बेबी उसके मन में एक मेक हो चुके हैं
और इतना दुखी, ऐसा बीमार हुआ जाता है वो बेबी की स्मृति से कि भारत तक के बारे में सार्वजनिक बातचीत के लिए प्रस्तुत नहीं होना चाहता। एक बार स्क्वायर के लिए इंटरव्यू में देवीदत्त से पूछा गया, क्या आप भारत को सचमुच भूल गए हैं? उसने उत्तर दिया, भारत मेरे सपनों का निवासी है। पूछा गया, सुखद सपनों का या कि दुस्वप्नों का? उत्तर मिला, सपने अच्छे बुरे नहीं होते, सपने चमत्कारी होते हैं। पूछा गया, आपका मतलब है कि आप रोप ट्रिक वगैरह देखते हैं? उत्तर मिला, मेरा मतलब था उनकी भाषा, उनकी प्रतीकात्मकता चमत्कारी होती है। मैं उनका मतलब समझ नहीं पाता हूं, मगर मुझे लगता है कि मैं मतलब जानता हूं और जानबूझकर अपने से छिपाए हुए हूं। पूछा गया, कोई सपना बता सकेंगे? उत्तर मिला, 2 सपने मैं बहुत देखता हूं। एक तो किशोरावस्था से ही। इसमें एक रोती हुई स्त्री की आंख झील का रूप ले लेती है, हिमालय की चोटियां दिखती हैं। मैं पूछ रहा होता हूं, स्वर्गारोहिणी मतलब स्वर्ग की सीढ़ी कहां है? स्वर्गारोहिणी की बात महाभारत में है, आपके संदर्भ विभाग वाले बता देंगे। और दूसरे सपने में मैं गंगोली हाट के पास का एक मंदिर देखता हूं, पाताल भुवनेश्वर। इसमें एक गुफा में घुसकर नीचे उतरना होता है। नीचे भी गुफाएं हैं और चट्टानों पर प्रकृति की छेनी ने आकृतियां उभार दी हैं। इधर उधर को गुफाओं के गलियारे गए हुए हैं और किंवदंती है कि ये सुरंगें नीचे ही नीचे प्रसिद्ध तीर्थों तक जाती हैं। सपने में मैं इस मंदिर में चीड़ की लकड़ी की मशाल लेकर उतरता हूं, लेकिन मशाल भीतर पहुंचते ही बुझ जाती है। मैं टटोल टटोल कर आगे बढ़ता हूं और टटोलते हुए मुझे प्रतीति होती है कि मैं किसी भूमिस्थ प्राकृतिक मंदिर में नहीं, अपने भीतर उतरा हूं। अगर मैं अपने आतंक पर काबू पा सकूं तो टटोलते टटोलते चलते चलते किसी भी तीर्थ पर पहुंच सकता हूं, किंतु मैं आतंकित हो उठता हूं। पूछा गया, क्या इस मंदिर का आपके लिए विशेष महत्व रहा था? उत्तर मिला, नहीं, यही आश्चर्य है। महत्वपूर्ण मंदिर मेरे लिए दूसरा था, जहां पशु बलि दी जाती थी। मैं जिस गांव में पला, अग्रून, वहां के लोग उस मंदिर के पुजारी थे। पूछा गया, आपके माता पिता बहुत जल्दी मर गए और आपको बुआ ने पाला? उत्तर मिला, जी हाँ। पूछा गया, माता पिता के बारे में कुछ बताएंगे? उत्तर मिला, देखिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। प्रश्न ये है कि क्या डीडी अपने माता पिता के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि कहीं इसका संबंध बेबी नामनी एक कन्या से जुड़ता है? मुझे पता चला है कि डीडी कभी कभी बब्बन के नाम डॉलरों में छोटी मगर रुपयों में मोटी लगने वाली धनराशि भिजवा देता है कि अमुक को किसी भी तरह भिजवा देना। अमुक सदा कोई निर्धन परिचित या रिश्तेदार होता है। सबसे पहले उसने साबुली केंजा नामक उस बाल विधवा के लिए 300 रुपये भिजवाए थे, जो गणानाथ में बेबी की रखवाली के लिए आई थी। बताया जाता है कि इस दान वृत्ति का पता चलने के बाद लोगों ने बब्बन से डीडी को अपनी तंगी परेशानी का हाल लिखवाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने यहाँ के विवाह, व्रतबंध आदि की अग्रिम सूचनाएं डीडी को भिजवाना शुरू किया। डीडी किंतु वही 5-6 महीने में कभी एक बार पैसा भिजवाता रहा। हर अनुरोध पर उसने ध्यान नहीं दिया। बबली दी की मुनिया के विवाह पर उसने अलबत्ता 2000 रुपये भिजवाए कहा। 2000! कभी कभी ही क्यों भेजता है पैसे डीडी? क्या हम ऐसा माने कि चमत्कारी भाषा बोलने वाले वे 2 सपने उसे कभी कभी ही दिखते हैं और अगली सुबह वो कुल मिलाकर इतना मतलब उनका समझता है कि मुझे घर मनी ऑर्डर भेजना चाहिए? क्या डीडी मैदानों में पैसा कमाने आया हुआ पहाड़ी लड़का मात्र है जो कि सपने में अपने मरे हुए बाप को देखता है और अगली सुबह अपनों से परामर्श करता है? कल रात कहा भौजू दिखाई पड़े सपने में, मज लगाई ठेरी, छत बदलवानी है, खेत ढह गए हैं, रकुली को टीके के पैसे नहीं भेजे, नवरात्रि में पाठ नहीं कराया। बहुत ही कमजोर से जैसे दिखे। कहा, क्यों दिखे होंगे?
और निष्कर्ष यही निकलता है, अरे पिता नाराज हो रहे होंगे, पैसे भिजवाओ, गांव में पूजा वूजा करवाओ, छठी करवानी हुई करवा लो। क्या बेघर डीडी द्वारा घर के लिए पैसे भिजवाए जाने की इस भावुकता का हम ये मतलब लगाएं कि उसमें वो मूर्खता जीवित है जो किसी चेहरे को घर की गरिमा से मंडित कर सकती है? क्या उसी मूर्खता को प्यार कहते हैं? उसी क्यों, क्या बुद्धिमानों की किसी भी बेवकूफी को ही प्यार कहते हैं? सन 80 के अंत में अमेरिकी पत्रिकाओं में सहसा डीडी फिर चर्चा का विषय बना। बताया गया जॉर्ज लुकाच मनुष्य और शून्यता के साक्षात पर देवीदत्त से उसकी ही पटकथा के आधार पर वैज्ञानिक कथा फिल्म बनवाना चाहते हैं, किंतु देवीदत्त पहले भारत जाकर हिंदी में एक फिल्म बनाने की ठाने हुए हैं। ये हिमालय की गोद में बसे किसी गांव में रहने वाले एक अनाथ बच्चे की कहानी है, जिसमें आत्मचरित का तत्व खासा है। किसी भी अन्य निर्माता के तैयार न होने पर देवीदत्त की पथ प्रदर्शिका गुलनार सामने आई है और भारत सरकार के सहयोग से ये फिल्म बन रही है। गुल का कहना है, प्रस्तावित फिल्म का नाम है हला। जिस इलाके में देवीदत्त का बचपन बीता उसमें हला हमारे हेलो या हे जैसा संबोधन है। हला देव की पिछली फिल्म द साइन से कतई अलग मोड की फिल्म होगी। हला का आरंभ कैमरे को पीठ दिए नंगे पांव चलते एक देहाती बच्चे के शॉट से होता है। उसे सड़क पर एक शहरी टोपी पड़ी मिलती है जिसे वो हमें पीठ दिए ही पहन लेता है। हम सब एक आवाज सुनते हैं, हला दे ब्या, और बच्चा ठिठकता है, घूम कर देखता है कैमरे को। कपाल पर लगे लाल पवित्र चिन्ह के नीचे उसकी आंखें, उसके होंठ टोपी पहनने की खुशी और टोपी छीन लिए जाने की आशंका एक साथ व्यक्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सा बुद्धू आदमी आकर उस टोपी को उतारता है, देखता रहता है। वो ग्राम मोड़ है। उसकी पत्नी जो पीछे से आ रही है इस अनाथ बच्चे को पालती है। मूढ़ व्यक्ति टोपी स्वयं पहनने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी टोपी ले लेती है और बच्चे को पहना देती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। सहसा बच्चा फिर पलट कर देखता है। अब हम उसके दृष्टिकोण से दिग्दर्शक को देखते हैं जो वैसी टोपी पहने है। सारी फिल्म में देहाती बाल नायक और विश्वनागर अधेड़ दिग्दर्शक एक दूसरे के दर्पण बनने का ऐसा खेल सा खेलते रहेंगे। कहानी इस तरह प्रस्तुत की गई है कि बच्चा अतीत का नहीं भविष्य का प्रतीक बनता है, क्योंकि भविष्य सांगोपांग स्वाधीनता का सनातन मानवीय स्वप्न है और वो इस अधेड़ चरित्र में चरितार्थ नहीं हुआ है। इस फिल्म की पटकथा पढ़कर मैं द्रवित हो उठी और आप जानते हैं मुझसे अधिक कठोर हृदय स्त्री ढूंढना मुश्किल है। प्रश्न ये है कि जो अधेड़ दिग्दर्शक बाल नायक का दर्पण बनने वाला है, क्या उसके मन में कहीं ये भी इच्छा है कि युवा नायक का भी दर्पण बने, युवा नायिका से उसका पुनर्मिलन हो? क्या इसी इच्छा के वशीभूत उसने ये पटकथा लिखी है, या कि हम उसका ये वक्तव्य सही माने कि मेरी शुरू से ही यही इच्छा थी कि जिस गांव में मैं पला उसके बारे में फिल्म बनाऊं। वर्तमान पटकथा उसी पटकथा का परिवर्तित रूप है जिसे मैंने बंबई में लिखा था।